हेलो गाइस, वेलकम टू अस। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर से क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन वाली सीरीज कर रहे थे, पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से लघु जो क्वेश्चन थे वो 5 हम लोग कर लिए थे। 5 हम लोगों की करने को बच गए थे। तो जो 5 क्वेश्चन बचे थे वो हम लोग आज वाली क्लास में कवर करने वाले हैं। तो इसके भी पहले इस जो क्वेश्चन पेपर है इसकी 2 से 3 क्लासेस हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्ले स्टोर में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और सारी चीज़ें आपकी जो है एनसीईआरटी से यहीं पर कवर करवाई जाती हैं। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, वस्त्र धोने की पूर्णतया स्वचालित मशीन का उल्लेख कीजिए। वस्त्र धोने की पूर्णतया स्वचालित मशीन का उल्लेख कीजिए, मतलब जो वस्त्र धोने की स्वचालित मशीन होती है, पूर्णतया स्वचालित मशीन, उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। पूर्ण रूप से स्वचालित धुलाई मशीनों में कपड़े धोने के लिए पानी को निश्चित ताप तक गर्म करने, धुलाई चक्र, कपड़े को पानी से खंगालने की संख्या के सभी नियंत्रणों को एक साथ सेट किया जाता है। सभी नियंत्रणों को सेट करने के पश्चात मैले कपड़े डालकर चला दिया जाता है, जिसमें निश्चित समय के पश्चात कपड़े धुलाई जाते हैं और मशीन अपने आप बंद हो जाती है। मतलब जब कपड़े धुल जाते हैं तो मशीन अपने आप क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। मशीन को चलाने के पश्चात किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इसीलिए इस मशीन को क्या कहा गया है, पूर्णतः स्वचालित मशीन कहा गया, क्योंकि एक बार इसमें सारी चीज़ें सेट करने के पश्चात दोबारा जो है देखने की ज़रूरत नहीं होती और जब सारे कपड़े धुल जाते हैं तो मशीन बंद करने की भी ज़रूरत नहीं होती। जो मशीन होती है वो अपने आप बंद हो जाती है। तो इसीलिए इस मशीन को पूर्णतः स्वचालित मशीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिक्षा किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य बताइए। वर्तमान में शहरी ग्रामीण दोनों बाजारों में निर्मित और बेचे जाने वाले उत्पादों की संख्या लगातार बढ़ रही है। निर्माता अच्छे गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं और यदि कोई समस्या है तो उपभोक्ता को इसकी शिकायत करने का अधिकार है। भारत अविकसित से विकासशील अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, जिसका श्रेय औद्योगिकरण और वैश्वीकरण को जाता है। इन आर्थिक परिवर्तनों ने क्रय शक्ति में वृद्धि के साथ जीवन स्तर में सुधार किया है। तो इन सबको देखते हुए कि किसकी आवश्यकता है, उपभोक्ताओं को शिक्षा की आवश्यकता है। इसीलिए उपभोक्ता शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारे जो परिवर्तन हैं वो दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए उपभोक्ताओं के लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण की आवश्यकता है और जब वो वैश्विक दृष्टिकोण कब आएगा, जब उपभोक्ता शिक्षित होंगे तब। उन्हें अपना कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक प्रगतिशील शक्ति के रूप में उभरना होगा। उन्हें आर्थिक व्यवस्था और एक दूसरे के साथ व्यवसाय और सरकार के साथ व्यक्तियों के परस्पर संबंधों को समझना होगा और इन सारी चीज़ों को समझने के लिए उपभोक्ताओं का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। उपभोक्ता के लिए सावधान, सतर्क और अच्छी तरह से सूचित होना आवश्यक है। इस प्रकार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण महत्वपूर्ण हो गया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब परिवर्तनों को देखते हुए उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए उनका शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण की रोकथाम के उपाय का उल्लेख कीजिए। तो क्या पूछा गया है कि कुपोषण की रोकथाम के उपाय कौन कौन से हैं। तो उपाय हम लोग जो है बताएंगे और 2 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, उपाय बताएंगे, उसके अंतर्गत थोड़ा सा उसका उद्देश्य बता देंगे कि मतलब ये जो कार्यक्रम है वो क्यों चलाया गया, बस इतना ही, क्योंकि 2 नंबर का लघु उत्तरीय है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कुपोषण की रोकथाम के उपाय निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला है एकीकृत बाल विकास सेवाएं। क्या है एकीकृत बाल विकास सेवाएं? पहला कार्यक्रम कौन सा है, एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसमें गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताएं और शिशु और 6 साल तक के जो छोटे बच्चे हैं वो शामिल होते हैं। दूसरा कार्यक्रम है पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम। जैसे विटामिन ए की कमी के कारण अंधापन रोकने के लिए राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन हीनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम जो है चलाया गया है। तो इन सब कार्यक्रमों के जरिए जो कुपोषण संबंधी जो समस्याएं हो रही हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और अगला है थर्ड जो कार्यक्रम है वो है आहार पूरक कार्यक्रम।
जैसे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, आहार पूरक कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? मिड डे मील कार्यक्रम। जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है, जिससे बच्चों में होने वाला जो भोजन संबंधी समस्याएं हैं, कुपोषण की समस्याएं हैं, उसको रोका जा सके, उनको पौष्टिक आहार दिया जा सके। और फोर्थ है भोजन सुरक्षा कार्यक्रम, जैसे जन वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, कार्य के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो ये सारे जो कार्यक्रम है वो भोजन सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं, जिसमें जो है जो भोज्य सामग्री है उसका वितरण किया जाता है, जैसे कि अंत्योदय योजना हो गई, अन्नपूर्णा योजना हो गई और अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। इन सब में क्या होता है, जो गरीब होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, मतलब जिनके पास भोजन के लिए जो है पैसे नहीं, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, उन सबको जो है फ्री में जो है राशन जो है या फिर भोज्य पदार्थ, भोज्य सामग्री, कच्ची भोज्य सामग्री है वो प्रोवाइड करी जाती है। स्वरोजगार और वैधानिक रोजगार योजना, इसके अंतर्गत भी ये सारी जो योजनाएं हैं वो चलाई जाती हैं। और कुपोषण संबंधी रोकथाम के लिए ये सारे जो कार्यक्रम हैं वो चलाए जा रहे हैं। तो कुपोषण की रोकथाम के उपाय कौन कौन से हैं? एकीकृत बाल विकास सेवाएं, पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, आहार पूरक कार्यक्रम, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम और स्वरोजगार और वैधानिक रोजगार कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सकीय आहारों को हम सामान्य आहारों का संशोधित रूप क्यों मानते हैं? चिकित्सकीय आहारों को हम सामान्य आहारों का जो संशोधित रूप है वो क्यों मानते हैं? तो जो चिकित्सीय आहार है वो क्या है और साथ ही इसको सामान्य आहार का जो संशोधित रूप है वो क्यों माना गया है? इसका उपयोग, मतलब जो चिकित्सीय आहार है उसका उपयोग विस्तृत परिस्थितियों में मरीजों के स्वास्थ्य के संपूर्ण सुधार के लिए किया जाता है। इन परिस्थितियों के उदाहरण है, जैसे कि जो चिकित्सीय आहार होता है उसका जो प्रयोग है कब किया जाता है? जब जो व्यक्ति है वो रोगग्रस्त होता है, जैसे कि उल्टी, दस्त, भोजन एलर्जी, बुखार, आंतरिक अल्सर आदि। और साथ ही हृदय जलन, मिर्गी समस्याएं, चिकित्सीय पोषण का सरोकार, विभिन्न रोगों से पीड़ित मरीजों की पोषण आवश्यकताओं से और उन्हें ठीक ढंग से आहार के बारे में सुझाव देने से है। तो जो चिकित्सीय आहार है उसका प्रयोग कब किया जाता है? जब व्यक्ति सामान्य आहार लेने की अवस्था में नहीं होता, मतलब जब वो बीमार होता है या फिर जो नॉर्मल भोजन होता है उसको लेने की कंडीशन में नहीं होता है, उसका जो शरीर होता है वो नॉर्मल भोजन को जो है अब पचा नहीं पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो व्यक्ति है किसी भी प्रकार के संक्रमण से ग्रसित होगा या किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित होता है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को जो आहार दिया जाता है उन परिस्थितियों में वो आहार क्या कहलाता है? चिकित्सीय आहार कहलाता है। और साथ ही वो आहार व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हो और साथ ही उसके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए ही दिया जाता है। तो इसीलिए ये सामान्य आहार से भिन्न है और ये सामान्य आहार का संशोधित रूप है। और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, लक्षित बाजार क्या है, इसका महत्व व प्रक्रिया समझाइए। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? लक्षित बाजार क्या है, इसका महत्व व प्रक्रिया समझाइए। तो पहले समझते हैं लक्षित बाजार क्या है, उसका महत्व व प्रक्रिया क्या है। लक्षित बाजार उपभोक्ताओं की वह श्रेणी जिसे व्यापारी अपने उत्पाद बेचने के लिए लक्षित करता है। लक्षित बाजार कौन सा बाजार होता है? वो बाजार होता है जैसे जो व्यापारी होता है वो क्या करता है, मतलब वो अपना जो व्यापार है, उत्पन्न जो उत्पाद है उसको बेचने के लिए उसको क्या करता है, एक प्रकार से मतलब अपना लक्ष्य बना लेता है कि मुझे इस मार्केट में जा करके अपना जो उत्पाद है उसको बेचना है। तो वो बाजार कौन सा कहलाएगा? लक्षित बाजार कहलाएगा, जहाँ पर जो व्यापारी होता है अपना उत्पाद बेचने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है कि मुझे इस मार्केट में जाकर के अपना जो उत्पाद है वहां पर जाके बेचना है, या इस वाले मार्केट में मेरा जो उत्पाद है वो अच्छे से सेल हो पाएगा। फैशन व्यापार में लक्षित बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह विक्रय विभाग कानून उपभोक्ताओं पर केंद्रित करने में सहयोग देता है, जिनके द्वारा सामान खरीदने की संभावना अधिक होती है। मतलब ऐसा बाजार जहाँ पर जो लोग हैं वो उत्पाद को खरीदने के लिए ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे बाजार को जो व्यापारी होता है वो ज़्यादा टारगेट करता है, वहीं पर जाकर के अपना उत्पाद बेचता है जहाँ पर उसके उत्पाद की बिकने की संभावनाएं अधिक होती हैं। साथ ही इन बाजारों से अन्य बाजारों की तुलना में लाभ अधिक मिलता है। बाजारों को लक्षित करने के लिए इनका विभाजन बाजारों के माध्यम से किया जा सकता है। तो जो लक्षित बाजार होते हैं वो ऐसे बाजार होते हैं जिनको जो व्यापारी होता है अपना उत्पाद बेचने के लिए लक्षित करते हैं। तो आज हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। लघु उत्तरी जो प्रश्न
थे, जो प्रश्न थे उसमें 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 10 हम लोगों ने कवर कर लिए। कल से हम लोग जो है दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।